हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी टाइम ओनली में। टुडे इज ट्यूसडे 2 जून 2020 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू समरी एनालिसिस। यहाँ हम द हिंदू की समरी देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे, एडिटोरियल देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में ही हम यहाँ पे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द आर्टिकल्स। तो सभी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को, आर्टिकल्स को हम अपने हैंड रिटन नोट्स की मदद से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम देखते हैं अ रूड वेलकम टू ओडिशा माइग्रेंट एट विलेज लेक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। ये सिंपल सी न्यूज़ है, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ न्यूज़ बताता चलूंगा कि जो आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। जैसे मानसून हिट केरला विद अ साइक्लोन इन द बैकग्राउंड। साइक्लोन जाने के बाद केरला के अंदर हिट किया है, मानसून ने बहुत तेजी से बारिश हो रही है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। चलिए हम विदाउट एनी डिले अपने एडिटोरियल सेक्शन की ओर मूव करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की आई हुई है। पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, इंडिया चाइना एंड फोर्टिफाइंग द अफ्रीका आउटरीच। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है और इस आर्टिकल के अंदर हम इंडिया और अफ्रीका की इंडिया और अफ्रीकन कंट्री, जितने भी अफ्रीकन कंटिनेंट है, उनके रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड, जितनी भी चीजें हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, साथ में ही हम अभी जो करंट सिचुएशन है उस करंट सिचुएशन को भी डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस अ न्यू आर्किटेक्चर इन अ क्विक प्रोन एरियाज। तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड दिस इज द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। ये अभी तक का हमारे आज के न्यूज़पेपर के अंदर, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में ही एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, एंड दैट इज फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट बार। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या होता है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, ये किस तरह की, ये क्यों बनाया गया था। तो इस तरीके से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे और आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राज्यसभा इलेक्शन रिशेड्यूल टू जून 19। ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जो आप जस्ट रीड कर सकते हैं कि राज्यसभा के इलेक्शन जो है रिशेड्यूल कर दिया गया है 19 जून को। तो इसको आपको याद रखना है। देन आगे चलते हैं, लोकस्ट फ्लाइट टू छत्तीसगढ़ फ्रॉम एमपी। तो एम लोकस अब जो है छत्तीसगढ़ भी पहुंच चुका है। तो ये जो न्यूज़ है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये छोटे छोटे लोकस्ट हैं। तो मैंने हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था बहुत सारी चीज़ें लोकस्ट के ऊपर। तो आई थिंक आप लोगों ने सारी चीज़ें देख ली होंगी। और चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारी न्यूज़ अब खत्म हो जाती है। चलिए एडिटोरियल से एक छोटी सी न्यूज़ थी जिसको आप जस्ट देख सकते हैं, कंपोजर वाजिद खान पासेस अवे। तो एक छोटी छोटी न्यूज़ेस हैं जो कि आप देख लीजिए। चलिए एडिटोरियल सेक्शन की मूव करते हैं एंड अपने हैंड रिटन नोट्स की ओर मूव करते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड न्यूज़। सो आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए, इफ यू वांट दिस पीडीएफ यू हैव टू गो टेलीग्राम ग्रुप एंड सर्च स्टडी टाइम ओनली। और स्टडी टाइम ओनली का जो हमारा ग्रुप है उसे जरूर से ज्वाइन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम वहाँ पे वेरियस जो पीडीएफ मटेरियल्स हो जाते हैं, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो जाती हैं, और सभी प्रकार के जो विजन आईएएस से लेके इंसाइट आईएएस से लेके सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। सो दिस विल बी बेनिफिशियल टू यू ओनली। तो यहाँ पे देखना है आपको, इंडिया चाइना फोर्टिफाइंग अफ्रीका आउटरीच, इसकी हम बात कर रहे हैं। रिसोर्स की सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया और चाइना की, जैसे इंडिया और चाइना एक तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि एक तरीके से यहाँ पे इंडिया और चाइना क्या कर रहा है, रेस में लगा हुआ। किस चीज के रेस में लगा हुआ है, अब आपको यहाँ पे समझना है। इंडिया और चाइना यहाँ पे लगा हुआ है एक तरीके से अफ्रीकन रेस में। अफ्रीकन रेस आप यहाँ पे कह सकते हैं, एक टर्म दे सकते हैं अफ्रीकन रेस में। कि अफ्रीका के अंदर कौन कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, अफ्रीका के अंदर कौन कितना ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन किसका डिप्लोमेसी अच्छी रहेगी, किसकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी रहेगी, किसका रिलेशन अच्छे रहेंगे, यही सारी चीज़ें भी यहाँ पे चल रही हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। तो हम यहाँ पे डिटेल में इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन को डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट हम यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अफ्रीका हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन जो कंटिनेंट है
पूरा का पूरा जो कंटिनेंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं। रियरली अर्थ मेटल जो पाए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली पाए जाते हैं वहाँ पे, यूरेनियम वगैरह हो गया, इस तरीके से वेरियस जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखते हैं इंडियन ओशन रीजन के पर्सपेक्टिव से, तो इंडियन ओशन रीजन के पर्सपेक्टिव से चाइना को कंट्रोल करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे लिए ये अफ्रीकन रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन भी हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे डोनेशन डिप्लोमेसी आई है। बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर बैकग्राउंड। तो यहाँ हम पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसको आपको समझना है, यहाँ पे सपोर्ट टू अफ्रीकन लीडर्स अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म। तो इम्पेरियलिज्म से अगेंस्ट में यहाँ पे, अगेंस्ट एम्परलिज्म आप लोगों ने सब हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो सपोर्ट किया जा रहा है, मतलब अफ्रीकन लीडर्स को यहाँ पे अगेंस्ट एम्परलिज्म के अगेंस्ट में इंडिया ने सपोर्ट किया था। हिस्टोरिकल चीज़ें बता रहे हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ पे जब एट द टाइम गांधी जी और नेहरू जी जब उस टाइम पे रहते थे, तो उस टाइम पे आईएनसी, याद रखिएगा आज की कांग्रेस नहीं है वो, आज की जो कांग्रेस है वो एक पार्टी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ करती थी आईएनसी, वो जस्ट टोटली डिफरेंट थी। तो आईएनसी यहाँ पे सपोर्ट किया था, ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। ब्रिटिश पीरियड इंडियस अफ्रीका पॉलिसी एक्टर, तो ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया अफ्रीका की क्या पॉलिसी फैक्टर थी आपको पता होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सत्याग्रह जैसे आंदोलन वगैरह। अब ये महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस की थी जो कि इम्प्लीमेंट की थी इंडिया के अंदर। नेहरू जी के आप क्या रख सकते हैं, कंटिन्यूशन ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द इम्पीरियलिज्म, इन्होंने कंटिन्यूशन में रखा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो इसको आपको याद रखना होगा। देन आफ्टर दैट इसको आपको यहाँ पे एक चीज, कुछ पॉइंट्स है ये आप याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर की इंडिया अफ्रीका पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस के बाद, हम यहाँ पे इंडिपेंडेंस के पहले डिस्कस कर लिया कि इंडिपेंडेंस के पहले किस तरीके से रही। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया अफ्रीका के पॉलिसी में क्या डिफरेंसेस आए हैं। जैसे अगेंस्ट एपार्थाइड, ये पॉइंट हो गया। एंटी इंपीरियलिज्म पॉलिसी हमने भी अडॉप्ट करी और उन्होंने भी अडेप्ट करी। एंटी कॉलोनियलिज्म हमने भी सपोर्ट किया कि एंटी कॉलोनियलिज्म हो, या कोई भी कंट्री मतलब कि कॉलोनी वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अगेंस्ट रेसिज्म के अगेंस्ट में हमने काफ़ी फाइट किया कि रेसिज्म वगैरह, देखिए वैसे भी रेसिज्म जो है एक बहुत ही कह सकते हैं आप दाग है एक तरीके से, जो गांधी जी के साथ देखने को मिला था। रेसिज्म वगैरह काफ़ी हुआ था उस टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और उसको रोल मॉडल प्ले करते हुए वहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने भी काफ़ी अच्छा एक रोल प्ले किया है साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसका एग्जांपल आजकल काफ़ी दिया गया था और उनका नाम भी जो है एक निक नेम उन्हें दिया गया था अफ्रीकन गांधी के नाम से। तो ये सारी चीज़ें हमारी डिप्लोमेसी के अंदर आ जाती हैं, इन सारी चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं। देखिए नेहरू यहाँ पे, नेहरू जी और गांधी एंड इट्स एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया अफ्रीका पॉलिसी इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और अफ्रीका की जो पॉलिसी है वो किस चीज़ पे मेनली डिपेंड करती है, नेहरू जी और गांधी जी के पास्ट एक्सपीरियंस पे। साउथ अफ्रीका के अंदर के जो उनके एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मतलब एक ऐसा मानते हैं कि हमारी ही कंट्री इस तरीके से यहाँ पे डील करते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी कुछ पॉइंट्स और आपको याद रखना है, जैसे कि फ्यूचर ट्रेड पोटेंशियल। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ, हमने इंडिपेंडेंस के पहले की बात कर ली, थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, हमने इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में ऐसे क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, हम इसको क्या बढ़ा सकते हैं, तो फ्यूचर में क्या ट्रेड पोटेंशियल है, आपको वो चीज़ याद रखना है। तो वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए फ्यूचर ट्रेड पोटेंशियल की मैं बात करता हूँ, इजी एक्सेस टू फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इजी एक्सेस टू फाइनेंस। पोटेंशियली स्टेबल अफ्रीका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियली स्टेबल है, पॉलिटिकली स्टेबल है, सॉरी। स्किल्ड वर्कफोर्स वहाँ पे देखने को मिलता है, एडिक्वेट ट्रेड सपोर्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। इनिशिएटिव जैसे कि फोकस अफ्रीका प्रोग्राम, ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रेफरेंसेस स्कीम, इस तरीके से वेरियस स्कीम जो है कर सकते हैं। ये हमारे फ्यूचर के गोल हैं, हम फ्यूचर के ट्रेड पोटेंशियल बता रहे हैं यहाँ पे। इंडिया अफ्रीका का अगर मैं ट्रेड की बात करता हूँ तो CII, FICCI, एग्जिम बैंक हो गया, लाइन ऑफ क्रेडिट्स हो गया, जिस तरीके से हम लाइन ऑफ क्रेडिट जो है
जारी करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के लिए कि आप कभी भी जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इतना हमसे ले सकते हैं, ये आपका लाइन ऑफ क्रेडिट है। की रोल यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है, ये आपको याद रखना है। ऑयल के ऊपर अब हमारे क्या है, मैनेज बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ओबीएल की प्लेयर एक रोल प्ले करता है। हम बहुत सारे पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, 40% जो एक्सपोर्ट है हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का वो वहीं जाता है अफ्रीका नेशन के अंदर, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने रीजन में डिवाइड करके रखा है, वेस्टर्न अफ्रीका, साउथर्न अफ्रीका, नॉर्थर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका एंड द सेंट्रल अफ्रीका। तो ये आपको याद रखना है, जैसे वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है, इस तरीके से आप कंट्रीज के नाम भी याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर फॉर इंडिया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर हैं इंडिया के लिए वेस्टर्न अफ्रीका में, नाइजीरिया, घाना, इवोरी कोस्ट, तो ये सब आपको याद रखना है। अब कोर कॉम्पिटिटेंस ऑफ द कमर्शियल सेंटर कॉरिडोर हो गया, पायरेसी प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हमने बता रहे, पायरेसी प्रॉब्लम, मार्केट एक्सेस एब्सेंट है यहाँ पे क्रूड ऑयल वगैरह, एंगोला साउथ अफ्रीका के अंदर, इजिप्ट तुनिसिया के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो ऑयल, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार रीड कर लेना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके एक माइंडसेट तैयार करेंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके आगे लेक्चर को समझने के लिए, और लेक्चर्स की ना आपको बल्कि इंडिया और अफ्रीका के रिलेशनशिप को समझने के लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे जो हमने बात की थी चाइना का फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए चाइना की एक जो स्ट्रेंथ है वो हम डिस्कस करेंगे अफ्रीका के अंदर, चाइना की वीकनेस को डिस्कस करेंगे, हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चाइना का जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि डीप पॉकेट, उनके पास पैसा ज़्यादा है, हिस्टोरिकल रूट देखने को मिलता है, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉन इंटरवेंशन, कि वो फालतू का इंटरवेंशन नहीं करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है। देन यहाँ पे एक्सटेंड एड विदाउट एनी कंडीशन अनलाइक वेस्टर्न इंस्टीट्यूट, तो जैसे वेस्टर्न इंस्टीट्यूट कंडीशन रखते हैं उस तरीके से चाइना यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रखता है और पूरी तरीके से एड वगैरह प्रोवाइड करवाता है। वो जानता है कि वो अफ्रीकन कंट्रीज क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स रिच कंट्री हैं जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो वो इस तरीके से चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं डेट ट्रैप में फंसा लूँगा और इस तरीके से वो मे बी पॉसिबल इस सारी चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहा है। इसकी वीकनेस क्या है, फोकस ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिशियल फॉर सेल्फ, वो जनरली फोकस करता है कि उससे खुद को कितना फ़ायदा हो रहा है, वो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करता है। लेस रिगार्ड टू इन्वायरमेंट एंड लेबर स्टैंडर्ड, वहाँ पे उसने कोई लेबर स्टैंडर्ड नहीं बनाया है, कोई इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स नहीं देख रहा है। ये सभी चीज़ें क्या है, नेगेटिव पॉइंट को दर्शाते हैं। फ्लडिंग ऑफ अफ्रीकन मार्केट विथ इंफीरियर गुड्स, वहाँ पे कुछ बहुत सारे इस तरीके से इंफीरियर गुड्स जो से पहले हिस्टोरिकल इवेंट से हम कनेक्ट करके देख सकते हैं कि इंफीरियर गुड्स किस तरीके से वहाँ पे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों ने बैकग्राउंड देख लिया, अब हम देखेंगे यहाँ पे चलिए अपना आर्टिकल के अंदर मिशन है डोनेशन डिप्लोमेसी। ध्यान से सुनिएगा, डोनेशन डिप्लोमेसी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी क्या होती है। इस वर्ड का इंटरनेशनली या फिर पॉलिटिकल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या मतलब होता है। एन एक्ट, याद रखना है, एन एक्ट विच वी यूज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज, ये इस तरीके से ऐसा एक्ट होता है जो आप यूज करते हैं किसी भी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए। एक सिंपल से एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि अगर आप भी कभी डिप्लोमेसी, ये अब जनरल सी चीजें आपके आसपास में आप देखते होंगे, कोई किसी को उपहार दे रहा है, जैसे शादियों में उपहार वगैरह दिए जाते हैं, बर्थडे में गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, तो ये एक प्रकार का डिप्लोमेसी का हिस्सा है कि आप किसी को कुछ कोई प्रकार का उपहार दे रहे हैं, किसी को कुछ उपहार दे रहे हैं, तो ये क्या है, एक डिप्लोमेसी के अंदर आ जाता है। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, गाइडिंग प्रिंसिपल होती है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपका क्या इस तरीके से सोच रहे हैं, जैसे कि हमारा लुक वेस्ट पॉलिसी होगा, किसी रीजन के अंदर एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, हमारा नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो गया, ये सारी क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स है, गाइडिंग प्रिंसिपल है, जिनसे हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है निर्धारित होती है और उसके बेसिस में हम अपने डिप्लोमेसी को करते हैं। क्लियर हो गया, तीनों चीज आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे एक दूसरे से। चाइना क्या कर रहा है, ऑप्ट कर रहा है बिल्ड गुडविल बनाने के लिए, सेट फोकस ऑन द ओरिजिन इन जो वायरस जो है ओरिजिन हुआ था वुहान के अंदर, तो उसको कोशिश कर रहा है कि वो इमेज को सुधारे और शिफ्ट करे और एक गुडविल अपनी इमेज जो है इंटरनेशनली तैयार करे, इसलिए वो वहाँ पे चाइना जो है ऑप्ट कर रहा है डोनेशन डिप्लोमेसी को, ये आपको याद रखना है।
इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे? इंडिया देखिए फार्मेसी एज अ वर्ल्ड, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जैसे एससीक्यू वगैरह हमने काफ़ी दवाइयाँ जो हैं प्रोवाइड करवाई बहुत सारे लोगों को, अलग अलग 125 प्लस कंट्रीज़ को हमने इस तरीके से दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई। तो ये बहुत अच्छी जो हमारी इमेज है वो सुधारने का काम करती है। सागर अप्रोच मिशन, सागर अप्रोच मिशन के तहत हम क्या करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर, तो उनको एड प्रोवाइड करवाने हैं, किसी प्रकार का कोई भी हेल्प हो जाती है, ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स अफ्रीकन नेशन के अंदर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एक छोटा सा अप्रोच और यहाँ पे देख लीजिए जो कि आप आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। चाइना का अफ्रीकन कंटिनेंट्स के अंदर क्या अप्रोच है, अगर कभी भी लिखने के लिए आए इसको जरूर मेंशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पूरे आर्टिकल के अंदर। ये चाइना का जो अप्रोच है वो क्या है? वेल्थ क्रिएशन का अप्रोच है। वो चाहता है कि वेल्थ को क्रिएट करे। साथ में पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने का अप्रोच है, मनी उसका एक बहुत बड़ा पावर फैक्टर है जो कि वो यूज करता है। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रॉन्ग स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। साथ में इंडिया का क्या अप्रोच है ये आपको याद रखना है। इंडिया का क्या अप्रोच है? पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, ये इंडिया के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। बिल्डिंग लोकल कैपेसिटीज़ को तैयार करना, इक्वल पार्टनरशिप देना, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इंडिया का अप्रोच जो है चाइना के अप्रोच से बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। देखिए चाइना के पास एक तो पैसा बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, इसलिए चाइना जो है ऑप्ट कर सकता है इन सारी चीज़ों को। लेकिन इंडिया के पास इतनी वेल्थ क्रिएशन तो नहीं है, बट फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं इसे पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी का, हम उनको इक्वल पार्टनरशिप दें, इक्वल सारी चीज़ें इस तरीके से करें कि उनको लगे कि हाँ हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, कोई एहसान उनके ऊपर नहीं कह रहे। तो ये सारी चीजें हमारी डिप्लोमेसी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का अप्रोच है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अ न्यू आर्किटेक्चर इन क्वेक प्रोन एरिया। देखिए जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि छोटे छोटे जो है अर्थक्वेक आते रहते हैं। रिसेंटली दिल्ली के अंदर ये चीज देखा गया था थोड़ा थोड़ा। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताई जा रही है कि क्या हम एक तरीके से अर्थक्वेक आने के बाद, कोई भी डिजास्टर आने के बाद हम उसमें विचार विमर्श करेंगे या उसके पहले करेंगे? हमें उसके पहले चीज़ों को तैयार कर लेना चाहिए, गाइडलाइंस को तैयार कर लेना चाहिए, उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर लेना चाहिए, हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चीज़ हो जाती है उसके बाद फिर हम बोले कि यार हमें ऐसा कर लेना चाहिए था, ऐसा कर लेना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था। तो आज के टाइम पे जरूरत है। इंडिया क्या है, एक तरीके से आप सभी लोग जानते हैं हमारे पास सोफिस्टिकेटेड सेट ऑफ मॉनिटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। डिजास्टर प्रोन कंट्री इंडिया, आप सभी को पता है डिजास्टर हमारे यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग डिजास्टर आते रहते हैं। जैसे कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, जहाँ हिमालयन वाला रीजन है वहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे साइक्लोन वगैरह आ गए, कहीं भी बीच में सूखे सूखे की स्थिति हो गई, ड्रॉट वगैरह हो गया, या फिर एक तरीके से फ्लड वगैरह, काफ़ी तेज़ी से पानी वगैरह गिर गया तो फ्लड वगैरह। तो इस तरीके से आप साल भर न्यूज़ के अंदर सुनते रहते होंगे कि इस तरीके की चीज़ें होती रहती। तो जब ये होती रहती तो हमने एनडीए में तैयार किया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इनको ये चीज़ करनी चाहिए, इनको क्या करना चाहिए? गाइडलाइंस। देखिए गाइडलाइंस तो सबके पास है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, क्योंकि वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करें एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी तरीके से। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जर्नल सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। अगर कोई सिविल इंजीनियर है या फिर कोई इस तरीके से, उनको सारी चीज़ें मालूम होगी कि वो किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं। एक क्या हो रहा है कि आजकल हर एक जगह पे सिंपल सा जो है बिल्डिंग तैयार की जा रही, बस बिल्डिंग बनाई जा रही। अब ये नहीं देखा जा रहा है कि वो जो कंडीशन है, वहाँ की सॉइल कंडीशन कैसी है, वहाँ का जो अर्थ की आने की संभावना है या नहीं है, वहाँ पे साइक्लोन क्या आ सकते हैं। तो इस तरीके से इंटेलेक्चुअल हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की आज जरूरत है। आप देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर जो है, एक कह सकते हैं कि दिल्ली जो है एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना है और छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहेंगे। देखिए छोटे छोटे जो अर्थक्वेक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आना, क्योंकि अगर ये छोटे छोटे अर्थक्वेक आएंगे तो अर्थक्वेक में जनरली क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। अर्थ के अंदर जो एनर्जी होती है वो इस तरीके से रिलीज होती है। तो मे बी पॉसिबल कभी को अगर ये एनर्जी रिलीज नहीं होगी छोटे छोटे अगर धीरे धीरे करके, तो ये बहुत तेजी से एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो जब बहुत तेजी से एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने की संभावना हो सकती है। तो मे बी पॉसिबल कि फ्यूचर में ये सब हो जाए। तो देखिए इसको हमें पहले से इसकी
इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक आने की वजह से कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम्स होती है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की वजह से। अब ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ कि आप बिल्डिंग्स मत तैयार कीजिए, लेकिन सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए कितने एरिया में कितना क्या करना चाहिए, किस चीज़ों से हमें पूरी कंट्री को, डिजास्टर प्रोन कंट्री है हमारी, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यही आर्टिकल्स के अंदर दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके ऊपर आपके क्या पॉइंट्स हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, आप हमें स्टडी टाइम ओनली 717@gmail.com में ईमेल करके बता सकते हैं। तो स्टडी टाइम 717@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। आप यहाँ पे जरूर से ईमेल करके अपने व्यू पॉइंट्स बता सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर डायरेक्टली आप बता सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं कि हिमालयंस आर द यंग रेसिस्टिव आर आवर सिटीज टाउन विलेजेस अराउंड द हिमालय सेफ अगेंस्ट सच अ शॉक। तो इस तरीके जो शॉक आते हैं, क्या ये अभी भी इस तरीके से डेवलप किए गए हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं कि इसको एब्जॉर्ब कर ले, क्या इससे ऐसा बनाया गया है कि इससे बहुत ज़्यादा हानि ना हो। अब वल्नरेबिलिटी लाइक दिल्ली हिल स्टेशन जो है, दिल्ली जैसी जगह हो गई, या फिर हिल स्टेशन जैसी जगह हो गए, वहाँ पे ज़्यादा है। तो क्या देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, यूनिफॉर्मिलिटी की प्रॉब्लम, कि हम हर जगह कंस्ट्रक्शन जो है यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप देखेंगे साउथ की तरफ यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दिल्ली में यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे सेम यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब हर एक जगह कंस्ट्रक्शन का जो सिमिलरिटीज है वो चीज़ सेम है। तो यहाँ पे आज जरूरत है कि जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो बिल्डिंग्स तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग जगह अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल चीजें, तो आप देखेंगे साउथ जगह पे जो मंदिर बनाए गए थे वो अलग तरीके से बनाए गए, तो आज भी स्टैब्लिश हैं। और नॉर्थ के जो मंदिर हैं वो अलग हैं, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टोटली अलग है। वहाँ के जो किले बनाए गए हैं, जो फोर्ट बनाए गए हैं, वो आपको बिल्कुल अलग दिखेंगे, जो इस तरीके रेजिस्टेंस दिखते हैं। तो आज भी हमें वो इंटेलेक्चुअल की जरूरत है, रीजन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर की इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी इंडिया एक लॉन्ग टर्म पे सरवाइव कर पाएगा, कि बहुत ज़्यादा जो लॉसेस हमारे हो रहे हैं ड्यू टू दिस डिजास्टर, तो उसको हम यहाँ पे टैकल कर पाएंगे, और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं एक पूरी कंट्री के लिए, एक पूरे वर्ल्ड के लिए, कि हमने किस तरीके से इन सारी चीज़ों को टैकल किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान पे रखना है, याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट बार की हम बात कर रहे थे, कि बार काउंसिल जो इंडिया है जो इस्टेब्लिश किया गया था पार्लियामेंट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत, ये आपको याद रखना है। इसके कुछ फंक्शंस हम देख लेते हैं फटाफट, कुछ फंक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे दिया गया है, ये है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और इस तरीके से स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया थ्री फंक्शन है इसका अंडर द सेक्शन 7 ऑफ द बार काउंसिल। रेगुलेटरी रिप्रेजेंटेटिव मैंडेट लीगल प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन इन इंडिया के अंदर। इसके अंदर क्या किया जाए, तो लीड डाउन द स्टैंडर्ड प्रोफेशनल कंडक्ट इनइक्वालिटीज फॉर द एडवोकेट्स के लिए जो लीगल प्रोविजन है, ये सारी चीज प्रोफेशनल वो किस तरीके से वो कंडक्ट करेंगे, वो सारी चीजें रखी जाती हैं। प्रोसीजर फॉलोड बाय द डिसिप्लिनरी कमिटी स्टेट बार काउंसिल, जो भी प्रोसीजर फॉलो करेगी वो यही बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। टू सेफ गार्ड द राइट्स प्रिविलेजेस इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट, वो सभी चीज़ों को प्रमोट करने का काम ये करती, सेफ गार्ड करके रखती है उनके राइट्स को, उनके प्रिविलेजेस को, जो भी एडवोकेट्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को ये सेफ करती है, प्रमोट करती है। लॉ रिफॉर्म इंडिया के अंदर सपोर्ट करती है कि लॉ रिफॉर्म होने चाहिए, टाइम टू टाइम जो है लॉ में चेंजेस होने चाहिए, समय के अनुसार जो है चीज़ों को चेंज होते रहना चाहिए। टू डील विद द डिस्पोज ऑफ एनी मैटर विच मे बी रेफर्ड टू इट बाय द स्टेट बार काउंसिल, तो कोई भी मैटर है वो स्टेट बार काउंसिल के पास है तो वो अपने पास रेफर कर सकती है, अपने पास से स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दे सकती है। ये आपको याद रखना है। टू प्रमोट अ लीगल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन को प्रमोट करना, ले डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन, जो लीगल एजुकेशन से जैसे लॉ वगैरह की स्टडी होती है उन सभी की स्टैंडर्ड बार काउंसिल ऑफ इंडिया निर्धारित करता है। दिस इज डन विद द कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया और इम्पार्टिंग लीगल एजुकेशन एंड स्टेट बार काउंसिल से, इन सभी से सह सहमति में ये काम करती है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए INSR जलाश्वर ऑपरेशन जो है एक समुद्र सेतु का ऑपरेशन, आपको याद रखना है, सी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। सी ब्रिज इसका मीनिंग होता है समुद्र सेतु। इंडियन नेवी का ऑपरेशन है, बस इतना याद रखना है। यहाँ पे पेट्रियट इंडियन सिटीजन
फ्रॉम ओवर से, तो हम वहाँ से रिपेट्रिएट करते हैं इंडियन सिटीजन को ओवरसीज से। तो ये आपको याद रखना है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। ये पूछ लिया जाएगा समुद्र सेतु किस चीज़ को है, क्या है इसका मीनिंग, क्या है, सी ब्रिज है, इंडियन नेवी का ऑपरेशन है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में एक छोटी सी न्यूज़ और रह गई है जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। एक छोटा सा आर्टिकल था, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एबोला वायरस के बारे में है। हेमोराफिक हेमोराहिक फीवर है एक तरीके से। एबोला सब ऑफन फैटल डिसीज अफेक्टेड पीपल्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे एबोला वायरस की वजह से। ओरिजिन यहाँ पे ऑफ द डिसीज देख ली, इन्फेक्टेड एबोला वायरस नेम आफ्टर द रिवर कोंगो, तो कोंगो रिवर के नाम पे ही रखा गया। तो वायरस डिसीज फर्स्ट रिकॉग्नाइज इन 1976 में ये डिसीज रिकॉग्नाइज हुआ था पहली बार। तो ये आपको याद रखना है, इबोला वायरस। इबोला वायरस ये दिया गया है, इस किस तरीके से फैलता है ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड, ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाने से, सेक्रेशन इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ब्लड के डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं तभी होता है। कांटेक्ट विद कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एस नीडल्स वगैरह, जैसे सपोज कोई इंजेक्शन है नीडल से, आप लोगों को लगाया वो नीडल्स और कोई इन्फेक्टेड पर्सन को लगा दिया और वो सपोज आपको लगा दिया, उसी का यूज कर लिया धोखे या किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ बहुत तेजी से फैल जाता है। कनेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल, अगर किसी इन्फेक्टेड एनिमल के कॉन्टैक्ट में आने वजह से, पॉसिबली ईटिंग कंटेमिनेटेड मीट वगैरह अगर कोई खाता है, तो इस वजह से ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है। सूडान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अलग अलग कंट्रीज, ये हो गया सूडान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबॉन, लिबेरिया रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन जगह पे बहुत तेजी से ये फैला है। तो ये आपको याद रखना होगा। ट्रीटमेंट इसका आप देख लीजिए, यहाँ पे नो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। सिक पर्सन आइसोलेट कर दिया जाता है, जिस तरीके से कोरोना वायरस के अंदर अलग कर दिया जाता है उस तरीके से यहाँ पे जो पर्सन रहता है इनको भी आइसोलेट किया जाता है। गिवन फ्लूइड, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, सेकेंडरी इन्फेक्टेड, ये सारी चीज़ें दी जाती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सिम्टम्स वगैरह आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, जल्दी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, रटने की चीज़ नहीं है, बस एक बार आप देख लीजिए। जैसे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, जॉइंट मसल्स में पेन बहुत तेजी से रहता है, स्क्रॉल थ्रोट, मतलब एक तरीके से गला आपका बंध जाता है, खट्टा खट्टा से गला आने लगता है, बिल्कुल खराश आने लगती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, फॉलो बाय डायरिया वगैरह, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, डायरिया बहुत ज़्यादा, पानी की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, रेसेस आ जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो सिम्टम्स आप देखने को मिलते हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि ये वायरस इफेक्ट हो चुका है आप इबोला वायरस से। तो यही आज की न्यूज़ थी। कैसी रही आज का डिस्कशन, आज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना है और लेक्चर को शेयर जरूर करना है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लेक्चर को शेयर कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है हम लोगों को तैयार करने में, तो लेक्चर को शेयर कीजिए। कुछ लोगों की डाटा, इसलिए पीपीटी बना पाना तो थोड़ा सा एक मुश्किल का काम है। मे भी पॉसिबल कि अगर इस तरीके से वॉलंटियर आता है जो इस तरीके से छोटा बड़ा काम कर सकता है, तो हम जरूर से वहाँ पे लेके आएंगे। लेकिन हाँ, मे बी पॉसिबल कि अभी तो ये ऐसे ही चलेगा, करंट अफेयर्स एमसीक्यू का सेशन जो चल रहा है वो इसी तरीके से चलेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन जो है आपकी एक पेज में एक स्लाइड के अंदर दिख जाए आपको, जिससे आपको परेशानी ना हो। तो जरूर ये कोशिश मैं कर सकता हूँ, बट पीपीटी या और इनिशिएटिव के लिए मुझे बहुत सारे वॉलंटियर्स और इस तरीके से लोग जरूरत होगी जो स्टडी करते हुए यहाँ पे काम कर सकते हैं। सो यही था फाइनल हमारा आज का लेक्चर, और चलिए आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लेक्चर को शेयर करते रहिए और हर एक जगह इसको शेयर करते रहिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो गुड बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।